हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखने जा रहे हैं फ्रिक्शन चैप्टर में, जैसे कि एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम ये भी देखने वाले हैं कि किसी भी बॉडी को पुल करना ज़्यादा आसान होता है या पुश करना ज़्यादा आसान होता है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पिछली क्लास में हमने देखा था, न्यूमेरिकल्स किए थे कुछ, फ्रिक्शन बेसिक कंसेप्ट, फ्रिक्शन के बेसिक कंसेप्ट से कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट डेफिनेशन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ रफ सरफेस, और इस रफ सरफेस के ऊपर हमने क्या किया है, एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। द मास ऑफ द ब्लॉक इज m। और इस ब्लॉक के ऊपर मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया है इन द राइट डायरेक्शन, एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, ये फोर्स अगर राइट डायरेक्शन में है तो इस ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स सेटअप हो जाएगा ब्लॉक और सरफेस के बीच में, इन द लेफ्ट डायरेक्शन लाइक दिस। ये फ्रिक्शनल फोर्स सेटअप हो गया इन द लेफ्ट डायरेक्शन। इस ब्लॉक का खुद का वेट होगा, दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन इसको मिलेगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन m। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर ये हमने कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पर बना देंगे इसको। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसको रब कर देते हैं क्योंकि हमने इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, फॉरगेट अबाउट दिस कैपिटल एफ एंड एम जी, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसका रिजल्टेंट बनाओ। इसका हम क्या बनाएंगे, रिजल्टेंट बनाएंगे। देखो बच्चों कैसे। सो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। दैट रिजल्टेंट बनाने के लिए हमें हमें पता है, हमें पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। और इसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, इसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसी को तो हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो बच्चों दिस इज योर रिजल्टेंट, ये आपका रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट है, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, लेट्स से ये एंगल है आपका थीटा, इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। भूलना नहीं है बच्चों, इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन मेकिंग विद एन विद अ नॉर्मल रिएक्शन, मेकिंग विद अ नॉर्मल रिएक्शन। रिजल्टेंट फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का है, वो रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो भी एंगल बना रहा है उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये सेक्शन हमारा हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, आर। करेक्ट? तो हमें आर पता चल गया। चलो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है बच्चों, तो ये चीज़ तो हमें समझ में आती है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अनदर डायग्राम। तो यहाँ पर समझो, मैंने यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम बना दिया है, या सो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये ब्लॉक ले लिया है। ओके, और हमें पता है यहाँ पर जो रिजल्टेंट है, दिस इज माई रिजल्टेंट आर। ये हमें पता है, ये वर्टिकल लाइन, सॉरी, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वर्टिकल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है। और इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई की गई थी राइट डायरेक्शन में, और इसका खुद का वेट था mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस r को रिजोल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स। वन विल बी वर्टिकल कंपोनेंट एंड अनदर विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पर मैंने r को रिजोल्व कर दिया, दैट दिस इज r cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी r sin थीटा। ठीक है? जब आप रिजल्टेंट बना रहे हो तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उन दोनों का ही रिजल्टेंट था। तो हमें पता है दैट r cos थीटा इज इक्वल्स टू mg एंड r sin थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल F। बिकॉज ये कौन सा फ्रिक्शन था, ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था। ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें पता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब यहाँ पर हम मान के चले कि दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, मींस लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड फोर्स, so लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल्स टू राइट साइड फोर्स। करेक्ट? तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, दैट फोर r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। मैंने इसको इससे डिवाइड करवा दिया।
विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड भी डिवाइड हो जाएगा एफ अपॉन एम जी. So r get cancelled, so sin theta upon cos theta is tan theta is equals to f upon mg. So f का वैल्यू कितना हो गया, इट इज mg tan theta. ये आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है. ठीक है, यहाँ से आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हो. एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, tan थीटा हमें पता है विच इज इक्वल्स टू f बाई एम जी, है ना. तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ f बाई एम जी. सो दैट इज द फॉर्मूला वी हैव. सो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस, देन विल मूव अहेड. एंगल ऑफ फ्रिक्शन का हम एक और फॉर्मूला निकालेंगे. जैसे कि यहाँ पर आ जाओ, कम बैक ओवर हियर. आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, दिस इज अ ट्राइंगल, राइट. यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. इफ दिस इज एफ, देन आई विल से दैट दिस इज ऑल्सो एफ. So in this triangle, if I say you tell me what is tan theta is opposite upon adjacent, that is f upon n. So I will write down f upon n. But we know that अभी हमने last to last class में हमने पढ़ा है that limiting frictional force is equals to mu s into n, coefficient of static friction into normal reaction. So therefore I will write down that mu s is equals to f upon n. तो f अपॉन एन क्या होता है, म्यू एस होता है. तो f अपॉन एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, म्यू एस पुट कर देंगे. सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस. सो दैटफॉर थीटा का वैल्यू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस. अगर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता है ब्लॉक और सरफेस के बीच में, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स F लगा देंगे. ये जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगी, और उसकी वेट से डिवाइड कर देंगे, फिर उसका tan इनवर्स निकाल देंगे, तो भी हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकल के आ जाएगा. तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता है तो आप वो ये वाला फॉर्मूला लगा दो. अगर आपको नहीं पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन. नाउ वी विल सी पुल और पुश में कौन इजियर है, विच वन इज इजियर, पुलिंग और पुशिंग. ठीक है, दोनों में से कौन इजी है, हम ये चीज समझने वाले हैं. तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लूंगा. सबसे पहले हम बात करेंगे पुशिंग की. हम क्या करने वाले हैं, पुश करने वाले हैं यहाँ पर, और यहीं पे मैं बात करूंगा पुलिंग की. दोनों एक साथ देखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, पुशिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं. चलो, मतलब मान लो ये एक सरफेस है, यहाँ पर एक कोई तो ब्लॉक रखी हुई है. ठीक है, इफ दिस इज अ ब्लॉक, सो व्हाट यू विल डू, हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को पुश करने की कोशिश करेंगे. सो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को पुश करने की कोशिश करेंगे, लाइक दिस. ऐसे में क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक को पुश कर रहा हूँ. ठीक है, वी आर ट्राइंग टू अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस ब्लॉक. सो जब हमने इसको एक फोर्स दे रहे हैं, हम इसको एक फोर्स दे रहे हैं. ठीक है, तो मैं जब इस ब्लॉक की एफबीडी बना दूंगा लाइक दिस, इस ब्लॉक के ऊपर मैं फोर्स दे रहा हूँ, द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस. ठीक है, ये ब्लॉक के ऊपर हम एक फोर्स दे रहे हैं जिसकी डायरेक्शन ये है. सी ना, इस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहे हैं लाइक दिस. तो यही एफ मैं यहाँ से बना रहा हूँ, इसकी सेंटर ऑफ मास से बना रहा हूँ. तो ये एफ है मेकिंग एन एंगल टीटा. चलो, यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं, यहाँ पर इसने कितनी एंगल बना दी है, टीटा एंगल बना दी है. क्लियर बच्चों, ओके. तो यहाँ पर इसका इस ब्लॉक का मास कितना है, m है, तो ऑब्वियसली इसका वेट कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा. नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा. इस f को रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स. इस f को रिजॉल्व करेंगे, वन विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो इट बिकम्स f cos थीटा, एंड अनदर विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट लाइक दिस वन, सो दिस बिकम f sin थीटा. तो f cos थीटा का काम क्या होगा, इस ब्लॉक को राइट की तरफ खिसकाना. ओके, तो ये ब्लॉक राइट की तरफ मूव करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा ब्लॉक और सरफेस के बीच में इन द लेफ्ट डायरेक्शन. तो वो फ्रिक्शनल फोर्स मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर लगेगा, हमने शिफ्ट कर दिया ऊपर, बस ये चीज का ध्यान रखिए आप. ठीक है, चलो, तो सब कुछ अच्छा जा रहा है. यहाँ पर हम बात करेंगे दैट जो एन है, एन हमें पता है ब्लॉक की कोई भी मोशन नहीं होगी on the y-axis. If suppose this is my x-axis and this is my y-axis, इस ब्लॉक की कोई भी मोशन नहीं होगी y एक्सिस में. अगर इस ब्लॉक की कोई भी मोशन नहीं होगी y एक्सिस में, तो नेट फोर्स ऑन y एक्सिस कितना है, 0 है. नेट फोर्स ऑन y एक्सिस कैसे निकालेंगे, n माइनस mg
plus f sin theta which is equals to 0. So therefore I will write down n का वैल्यू कितना हो गया mg plus f sin theta. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर हमें मिल रही है. अभी हमें पता है, चलो मतलब मान लो f cos थीटा क्या है. f cos थीटा इज द कंडीशन जहां पर ये जो ब्लॉक है ये अपनी इसमें इस ब्लॉक के ऊपर जो भी फ्रिक्शनल फोर्स बना है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया, मींस मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है ना. सो मैक्सिमम वैल्यू मींस दिस इज द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. इफ दिस इज द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमें पता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स. तो अप्लाइड फोर्स कितनी है, f cos थीटा. Therefore I will write down that f cos theta is equals to f, है ना. f cos theta क्या हो गया, f हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं, we are trying to find out what is the minimum value of f. f की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से ये ब्लॉक मूव करना चालू कर दे. तो f मिनिमम होगा ऑब्वियसली f cos थीटा मिनिमम होगा. तो हमें पता है एक्सटर्नल फोर्स इस किसी भी ब्लॉक को अगर मूव करवानी है तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है, कम से कम एक्सटर्नल फोर्स जो लगानी पड़ती है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ऑब्वियसली लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होनी चाहिए. तो इसके लिए f cos थीटा को हमने किससे इक्वेट करवा दिया, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. किसी भी ब्लॉक को अगर मूव कराना है तो उस पर कम से कम आपको जो एक्सटर्नल फोर्स देनी होती है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होनी चाहिए, तभी वो ब्लॉक मूव करना चालू करेगा. हम देख चुके हैं चीज पहले. तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, but I will write down that frictional force is equals to mu into n, mu s into n. What is n? N का value is mg plus f sin theta. So therefore I will write down small f is equals to mg plus f sin theta. ये किसका वैल्यू है बच्चों, ये n का वैल्यू है और इसको mu s से मल्टीप्लाई करा देंगे. ये वैल्यू को यहाँ पर मैं लिख दूंगा. So therefore I will write down f cos theta is equals to f की वैल्यू पुट कर दो और ब्रैकेट्स भी ओपन कर दो, mu s mg प्लस mu s f साइन थीटा. इस म्यू एस एफ साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ तो एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एस एफ साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू म्यू एस एम जी. तो यहाँ पर एफ कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या मिल रहा है हम लोग को, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू म्यू एस एम जी. सो एफ का वैल्यू कितना आ गया, एफ का वैल्यू कम्स आउट टू बी म्यू एस एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ पुशिंग. मतलब इस ब्लॉक को अगर आपको पुश करना है तो कम से कम इतनी फोर्स देनी होगी आपको. ठीक है. सो नाउ वी विल सी पुलिंग. इन केस ऑफ पुलिंग नाउ वी विल टेक द सेम एग्जांपल. सपोज इफ दिस इज अ ब्लॉक, ओके, इफ दिस इज अ ब्लॉक लाइक दिस एंड वी विल पुल दिस ब्लॉक. सपोज यहाँ पर एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है and with this help of this string what we will do, we will pull this block. Suppose that we are standing over here and we are pulling the string like this in this direction. तो string को pull कर रहे हैं इस direction में. ठीक है. तो जब मैं block की FBD बना दूंगा, suppose this is a block, इसका खुद का weight that is mg और आप इसको क्या कर रहे हो, pull कर रहे हो in this direction with a force F which is making same angle theta जो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बना रहे थे, सेम एंगल होगी. ठीक है. तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले इसका नॉर्मल रिएक्शन एन और इस एफ को आप रिजॉल्व करोगे इनटू टू कंपोनेंट्स ताकि आपको फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन पता चले. तो एक तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया जिसका वैल्यू है एफ कॉस थीटा और दूसरा आपका हो गया वर्टिकल कंपोनेंट जिसका वैल्यू है एफ साइन थीटा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का काम क्या होगा, इस ब्लॉक को आगे लेके जाना. ओके. तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक राइट की तरफ जाना चाहिए तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा. तो दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स. क्लियर. ओके. तो अभी यहाँ पर हम बात करेंगे, वी नो दैट ये ब्लॉक जो है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा क्योंकि ये ब्लॉक अभी जस्ट मूव करने वाला है. ठीक है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये ब्लॉक ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में. सो आई विल से दैट ऑल द अपसाइड फोर्स इज इक्वल टू डाउन साइड फोर्स. सो दैटफॉर आई विल राइट डाउन n plus f sin theta is equals to mg. So n का वैल्यू कितना हो गया, n is equals to mg minus f sin theta and we know that frictional force is equals to mu n. mu n का वैल्यू है mg minus f sin theta. चलो ये बराबर ये चीज समझ में आती है हम लोग को. अब बात करेंगे the forces on the x direction. The forces on x direction, if you will see, all the right side force is equals to left side force. Therefore I will write down that small f is equals to f cos theta. Small f is equals to f cos theta. So what is the value of small f? It is the value that is mu mg, brackets open कर रहे हैं, minus mu f sin theta
विच इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन, इसको राइट हैंड साइड भेज दो, तो ये पार्ट राइट हैंड साइड चला गया। तो म्यू एम जी, इसको राइट हैंड साइड भेजने के बाद एफ कॉमन ले लो, तो एफ कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या मिला कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सो व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स, एफ कम्स आउट टू बी, एफ कितना आ रहा है म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आ रही है। तो जब आप देखोगे इन दोनों की एक्सटर्नल फोर्स को कंपेयर करो, ओके तो आप देखोगे ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है। यहाँ पर माइनस है मतलब इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है ना, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है कम है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है तो जब आप ये फोर्स देखोगे तो ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। ऑब्वियसली जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, अभी जैसे कि यहाँ पर इस फोर्स का डिनोमिनेटर बड़ा है क्योंकि यहाँ पर एडिशन साइन है, तो ये वैल्यू जो फोर्स की होगी वो इसके कंपैरिजन में कम होगी। ये वाली जो फोर्स होगी ये इसके कंपैरिजन में ये वाली फोर्स कम होगी, है ना। तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि पुल करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करने में हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है। तो पुशिंग और पुलिंग में से कौन इजी हुआ बच्चों, ऑब्वियसली पुलिंग इजी हुआ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, किसी भी अगर बॉडी को आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो आप पुश मत करिए, आप उस ऑब्जेक्ट को पुल करिए, तो आपको कम मेहनत में आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो पुशिंग के लिए जो फोर्स लगती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द फोर्स विच इज अप्लाइड फॉर द पुलिंग, ठीक है। तो ये हमने देखा कि पुशिंग और पुलिंग में से कौन इजी होता है, हमेशा पुलिंग इजी होता है एज कम्पेयर टू द पुशिंग। सो प्लीज नोट डाउन दिस, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल सी मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक। किसी भी ब्लॉक को मूव करवाने के लिए जो मिनिमम फोर्स लगती है वो कितनी होनी चाहिए, ये आपको मदद करेगा। ये जो अभी हम डेरिवेशन करेंगे ये आपको मदद करेगा किसमें, एंट्रेंस एग्जाम्स में, टू डू द फास्ट कैलकुलेशंस। जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, मिनिमम फोर्स, टॉपिक का नाम लिख देते हैं, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक। किसी भी ब्लॉक को अगर मूव करवाना है तो कम से कम कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे अभी हम, जैसे कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ये रफ सरफेस है कोई और यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक रख दी है, इस ब्लॉक का मास है m, तो इसका खुद का वेट हो गया mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर मैंने इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया f इन द राइट डायरेक्शन by making an angle theta with the surface with the horizontal line you can see। तो यहाँ पर हमें पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स सेटअप हो जाएगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगी, सरफेस और ब्लॉक के बीच में होगी। इस फ्रिक्शनल फोर्स को मैं थोड़ा ऊपर दिखा दूंगा, ओके। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का एक रिजल्टेंट बना दो। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का मैं क्या करूंगा, एक रिजल्टेंट बना दूंगा। तो एज वी सी दैट दिस इज द रिजल्टेंट, ये क्या होगा, एक रिजल्टेंट होगा इनका। और हमें पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो भी रिजल्टेंट होता है, ठीक है, ये रिजल्टेंट जो भी एंगल बनाता है किसके साथ, नॉर्मल रिएक्शन के साथ, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर मैंने वो एंगल क्या ले लिया, फाई। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, जो फाई होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो जो फाई होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है, फाइन। अभी यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले f को क्या करेंगे, वी विल रिजॉल्व f इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज f cos थीटा एंड अनदर विल बी वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज f sin थीटा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे दैट दिस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, वर्ज ऑफ स्लिपिंग मतलब अभी स्लिप होने वाला, ठीक है। मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कहाँ पर पहुंच गया, अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नाउ, ओके। तो जब हमें पता है, जब ये जो फ्रिक्शन है ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे पहुंच जाता है, तब हमें पता है ऑल द फोर्सेस, all the forces, all the right side force is equals to left side forces and all the upside forces is equals to downward side forces, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा therefore I will write down n plus f sin theta is equals to mg।
तो एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू हो गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा। एफ जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू एन, क्योंकि वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया है, म्यू एस लिख देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू एन। सो म्यू एस एन का वैल्यू कितना है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। सही है, चलो बढ़िया। सो therefore I will write down small f is equals to f cos theta ना, all the left side force is equals to right side force। तो small f की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, small f की वैल्यू क्या है, म्यू एस एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। सो therefore ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, म्यू एस एम जी माइनस म्यू एस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। So therefore mu s mg is equals to f cos theta plus mu s f sin theta। जहां से मैं f कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या मिलेगा, cos theta plus mu s sin theta। लेफ्ट साइड में mu s mg, तो f का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, f is equals to mu s mg अपॉन cos theta plus mu s sin theta। तो ये वैल्यू मिल रही है हमें। क्लियर क्लास। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्लास ध्यान से समझो, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मिनिमम फोर्स। मुझे फोर्स को मिनिमम रखना है, फोर्स को हम क्या रखना चाहते हैं, मिनिमम रखना चाहते हैं, कम से कम रखना चाहते हैं। तो फोर्स को मिनिमम रखने के लिए cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा को मैक्सिमम रखना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, क्योंकि मास तो देखो चेंज होगी नहीं, एक बार बॉडी का जो मास है वो फिक्स्ड है। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी चेंज नहीं होगा। और एक बार आपने ब्लॉक और सरफेस ले लिया तो ऑब्वियसली उसकी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी चेंज नहीं होगी, मतलब न्यूमेरेटर पूरा कांस्टेंट होगा, न्यूमेरेटर पूरा कांस्टेंट होगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में वेरिएबल क्वांटिटी कौन है, थीटा। थीटा क्यों वेरिएबल क्वांटिटी है, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, इस ब्लॉक को अगर मुझे मूव करवाना है तो जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं वो कौन सी एंगल पे होना चाहिए, जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं वो कौन सी एंगल पे होना चाहिए, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें मिनिमम फोर्स लगाना पड़े, ताकि हमें मिनिमम फोर्स लगाना पड़े। तो देखो बच्चों अभी यहाँ पर, तो ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको हम लोग बोल देते हैं, चलो मतलब मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेट y इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसको क्या करना है, मैक्सिमम रखना है। तो हमें पता है फॉर मैक्सिमा बोल दो या मिनिमा बोल दो, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग लिखेंगे दैट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये कितना होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू एस तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। सही है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी 0 है, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड आपकी 0 है, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन है ना, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आपका डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 0 होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, y का डेरिवेटिव निकाल दिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये जो इसकी वैल्यू वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। माइनस साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस कॉस थीटा। So therefore I will write down mu s is equals to tan theta, है ना। तो हमें ये रिलेशन आया बच्चों। अभी यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे दैट म्यू एस का वैल्यू tan थीटा है, चलो इसको तो साइड में रख लो। पहले हम लोग ये देखेंगे, ये जो कंडीशन हमने बनाई थी ये मैक्सिमा की कंडीशन थी या मिनिमा की कंडीशन थी। तो वो चीज देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देयरफॉर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, और म्यू एस कॉस थीटा क्या हो गया, माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो हमें पता है माइनस साइन कॉमन होता है, माइनस साइन यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या मिला, कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा मिला। तो आप जब देखोगे ये जो आंसर आपका आएगा ऑब्वियसली वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि थीटा जो है यहाँ पर है वो एक्यूट एंगल है। तो ये कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो इनका फाइनल आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में होगा। अगर फाइनल आंसर नेगेटिव में है तो ऑब्वियसली ये किसका कंडीशन है, ये मैक्सिमा का कंडीशन है, मतलब हमने मैक्सिमा के लिए ही निकाल रहे हैं, है ना। हमें डिनोमिनेटर को मैक्सिमम रखना था, तो मतलब हम लोग का सब कंसेप्ट बराबर चल रहा है। हम ये कंडीशन जो हमें मिला है म्यू एस जो tan थीटा के बराबर होगा वो किसके लिए होगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। आप जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करोगे मैथमेटिक्स में तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। और मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में भी एक्सप्लेन कर लिया है, इफ यू रिमेंबर तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सो म्यू एस इज इक्वल्स टू tan थीटा
दिस इज फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मतलब हमने y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी है। लेकिन क्लास व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसका फॉर्मूला एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टर्म्स में कितना होता है, tan phi होता है ना। सो आई विल से दैट लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल मींस राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। सो राइट हैंड साइड सब इक्वल हो गया, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट tan phi is equals to tan theta, tan phi is equals to tan theta, tan and tan get cancelled, so theta comes out to be 5। आपका थीटा किसके इक्वल हो गया, 5। इसका मतलब जब आप ये फोर्स F अप्लाई कर रहे हो, आपने अगर ये फोर्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे अप्लाई किया तो आपको कम फोर्स में ये ब्लॉक मूव होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है कि जब भी हमें फोर्स F लगाना है, उस जो फोर्स F लगा रहे हो उसकी डायरेक्शन उसकी जो डायरेक्शन होती है, मतलब डायरेक्शन मीन्स उसकी जो एंगल होती है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका कम फोर्स में ये ब्लॉक मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो अभी हम क्या करते हैं, ओके अभी हमें चलो ये तो मालूम पड़ गया कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अभी इस फोर्स का वैल्यू भी तो क्या होना चाहिए, ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि फोर्स की वैल्यू क्या है। तो हम क्या करेंगे, म्यू एस की जो वैल्यू है tan थीटा वो इसमें पुट कर दूंगा मैं। हम किधर पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो मैं ऊपर का पार्ट रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे उसका जरूरत नहीं है। सो लेट मी रब दिस पार्ट। या चलो ये वैल्यू है ना अभी जो म्यू एस का आ गया tan थीटा, ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन f इज इक्वल्स टू म्यू एस की जगह हम tan थीटा पुट करेंगे, ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं म्यू एस की जगह, और m इंटू जी एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, tan थीटा इंटू साइन थीटा। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट f इज इक्वल्स टू tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर में cos थीटा, tan थीटा को हम फिर से sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूंगा तो cos थीटा एंड cos थीटा मैंने मल्टीप्लाई, तो cos थीटा दिस cos थीटा एंड दिस cos थीटा गेट कैंसल आउट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, f इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो इतनी फोर्स आपको लगानी है, इतनी फोर्स आपको अप्लाई करनी है। F इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई करनी है, जब थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगा। तो इतनी फोर्स लगा के आप इस ब्लॉक को मूव करवा सकते हो। ठीक है, सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल सी, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। ओके, एंगल ऑफ रिपोज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रिक्शन को समझने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। So please write down angle of repose. मैं आपको एंगल ऑफ रिपोज एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, हम ऐसे बात नहीं करेंगे एंगल ऑफ रिपोज पर। ओके, आप विदाउट एग्जाम्पल एंगल ऑफ रिपोज को शायद समझ ही नहीं पाओ। तो हम क्या करेंगे एंगल ऑफ रिपोज के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्या किया है, सपोज ये एक प्लेन है और ये जो मेरा हाथ है वो एक सरफेस है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, और ये उसके ऊपर मैंने क्या रखा है, एक प्लेन रखा हुआ है। अब इस प्लेन के ऊपर मैंने एक डस्टर रखा हुआ है, लाइक दिस इज अ डस्टर। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या रखा है, इस प्लेन के ऊपर एक डस्टर रखा है। अब हम ये प्लेन को क्या करेंगे, इंक्लाइन करेंगे। हम इस प्लेन को क्या करेंगे, इंक्लाइन करेंगे, मतलब इस प्लेन को उठाएंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस से। लेकिन इसकी एक एंड क्या होगी, फिक्स्ड होगी, इसकी एक एंड क्या होगी, फिक्स्ड होगी, सिर्फ ये एंड को मैं ऊपर लेके जाऊंगा। तो ये वाली एंड को जब आप ऊपर लेके जाएंगे, धीरे धीरे लेके जाएंगे, कोई गाई नहीं करेंगे, हम इसको देखो धीरे धीरे ऐसे ऊपर लेके जा रहे, से ऊपर लेके जा रहे लाइक दिस, ये ऐसे ऊपर स्लोली ऊपर लेके जा रहे हैं। और हम नोट करेंगे कि डस्टर कभी गिरेगा। सी, ये देखो ये पॉइंट पे डस्टर स्लाइड हो गया। तो बच्चों जब हमने देखा कि ये पॉइंट पे जब बुक आया तो डस्टर क्या हो गया, स्लाइड हो गया। तो ये जो इंक्लाइंड है, ये जो इंक्लाइंड है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस थी मेरी, है ना, ये देखो समझो ये यहाँ पर ये आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस थी, ठीक है, और ये इंक्लाइंड है। तो ये जो इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो भी एंगल बनाएगा उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। हम इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर कैसा है, ये एक इंक्लाइंड, चलो मतलब मान लो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है लाइक दिस,
कोई सरफेस के ऊपर रखा है और आपने क्या किया, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दी लाइक दिस। इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, एक ब्लॉक रख दी। इस ब्लॉक का मास कितना है, m है। और आप इस इंक्लाइंड प्लेन को ऐसे लिफ्ट करते जा रहे हो, तो समझो ये एक पॉइंट ऐसे आ गया इस इंक्लाइंड प्लेन का। लिफ्ट करते करते आपने यहां तक उसको लिफ्ट किया और ये एक पॉइंट ऐसे आया कि इस पॉइंट पे ये जो ब्लॉक है ये मूव करना चालू कर दिया इन दिस डायरेक्शन। ये नीचे स्लाइड होना चालू हो गया। इस पॉइंट पे ही हुआ, इसके पहले नहीं हो रहा था, ये कहीं पे भी इसके पहले नहीं हो रहा था। हम क्या कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको कहा, देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर ये हमारा इंक्लाइंट था, ठीक है, और ये हमारा डस्टर था, ठीक है, ये हमारा डस्टर। अभी मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ऊपर लेके जाऊंगा लाइक दिस, ऐसे ऊपर लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा लाइक दिस। और ये पॉइंट पे देखो डस्टर स्लाइड हो गया। इस जिस पॉइंट पे डस्टर स्लाइड होता है ना, तो यहाँ पर क्लास देखोगे ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन था लाइक दिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन था। तो यहाँ पर जो आप देखोगे ये वाली जो एंगल है, ये वाली एंगल इस इंक्लाइन ने जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाई है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। सो दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज। लेट्स से ये फाई है। एंगल ऑफ रिपोज मैंने किससे इंडिकेट किया है, लेट्स से फाई से इंडिकेट किया है, ठीक है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे इस ब्लॉक की। ये ब्लॉक तो चलो नीचे आना चालू हो गया और अभी अभी स्लाइड होना चालू हुआ है, ये अभी स्लाइड हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे इस ब्लॉक का मास कितना है, m है, तो जिसकी वजह से इसका खुद का जो वेट होगा दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg। नॉर्मल रिएक्शन होगा एन ऊपर की तरफ। अब क्योंकि ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो कहाँ पर लग जाएगी, राइट की तरफ लग जाएगी। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज की क्या वैल्यू होती है, क्या फॉर्मूला है एंगल ऑफ रिपोज का, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। दिस इज mg को मैं क्या, आई विल से दैट दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस। तो हम mg को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स। सो mg को हम रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स। वन विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट। मींस वन कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस एंड अनदर कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। मतलब मान लो ये आपका कंपोनेंट है x एक्सिस के अलोंग और ये आपका कंपोनेंट है y एक्सिस के अलोंग, लाइक दिस। इफ दिस इज एंगल फाई, तो आप अपनी ज्योमेट्री लगा के देख लोगे, हमने काफी टाइम किया है, ये आपको एंगल फाई मिलेगा। सो दिस विल बी mg cos फाई एंड दिस विल बी mg sin फाई। चलो वेरी गुड ना बच्चों। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर ये जो ब्लॉक है अभी मूव होने वाला है, ठीक है, अभी मूव होने वाला है। तो n का वैल्यू किसके इक्वल है, n का वैल्यू mg cos फाई के इक्वल है। और जो ये फ्रिक्शन बना, ये जो फ्रिक्शन हम आपका बना, ये कौन सा फ्रिक्शन है, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमें जब पता है लिमिटिंग, ये जो फ्रिक्शन है जब अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा, द फोर्स विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज mg sin थीटा। सो जो आपका f है वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg sin, सॉरी mg sin फाइव। f का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो गया, mg sin। और ये कौन सा फ्रिक्शन था, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन f का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, म्यू एस एन हो जाएगा। f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू इज mg sin फाइव विच इज इक्वल्स टू म्यू एस। एन का वैल्यू कितना है, mg cos फाइव। सो mg cos फाइव, तो mg एंड mg गेट कैंसिल। sin फाइव cos फाइव को यहाँ पर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा tan फाइव। cos डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, साइन अपॉन cos बिकम tan फाइव विच इज इक्वल्स टू म्यू एस। तो आपको अगर एंगल ऑफ रिपोज फाइंड आउट करना है तो एंगल ऑफ रिपोज बड़ा ही आसान होता है फाइंड आउट करना। इफ यू नो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है ब्लॉक और सरफेस के बीच का, तो आप उसका tan इनवर्स निकाल दोगे, आपको मिल जाएगा एंगल ऑफ रिपोज। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So please copy down this, then we'll do the next topic. So here we are with our first question. So the question is, a sledge of mass m is equals to 10 kg is to be pulled on a horizontal rough surface with the minimum force. Sub question 1, the sledge should be pulled at an angle theta. And sub question 2, the magnitude of the force F is equals to. Okay, तो हमें यहाँ पर क्या find out करना है, that this person pulls the sledge with a force F making an angle theta. ठीक है,
तो ये जो पर्सन है इस स्लेज को मिनिमम फोर्स के साथ खींच रहा है, तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, एज वेल एज हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो फोर्स है ये कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है मिनिमम फोर्स जब लगाते हैं हम किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए, तो वो फोर्स कौन सी एंगल पे होना चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे होना चाहिए। वो फोर्स कौन सी एंगल पे होना चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। ये हमने थ्योरी क्लास में देख लिया आज ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकाला जाता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एस इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ये रिलेशन है। सो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एस, म्यू एस की वैल्यू हमें दी गई है 0.75। तो 0.75 को कैन वी राइट एज 3/4। टेन इनवर्स ऑफ 3/4 कितना होता है, 37 डिग्री। तो हमें पहला आंसर आ गया, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। और हमें पता है जब हम इस बॉडी को इस फोर्स के साथ खींचेंगे विद एन एंगल थीटा जो हमने यहाँ पर निकाला है, और ये जो फोर्स है ये मिनिमम फोर्स है, तो मिनिमम फोर्स हमें कितनी लगानी पड़ती है, मिनिमम फोर्स हमें कितनी लगानी पड़ती है, दैट इज mg sin थीटा। सो मास कितना है इसका, 10 kg, एंड जी कितना है 10 sin 37। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 37, it is 3/5। so 1s are 20s are 20 into 3 comes out to be 60 न्यूटन। so इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्लीज कॉपी डाउन, देन we'll do the next one। let's move to the next question। so the next question is an object of mass 10 kg, so this is the object whose mass is 10 kg, is to be kept at rest on an inclined plane making an angle of 37 degree to the horizontal by applying a force F along the plane upward as shown in the figure. The coefficient of static friction between the object and the plane is 0.2। find the magnitude of force F। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स F लगाया ताकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे। अगर ये फोर्स नहीं लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी वेट की वजह से नीचे गिरना चालू हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको नीचे गिरने से रोकने के लिए एक फोर्स हमने F लगा दी इन द अपवर्ड डायरेक्शन ताकि ये नीचे ना गिरे। ठीक है, तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि ये F की वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F, ताकि ये जो ब्लॉक है ये नीचे ना गिरे। तो क्लास इसमें दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कि जब मैंने फोर्स F लगा दिया तो इसका जो नेट फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ होगा। लेफ्ट की तरफ की होगा, नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ की होगा। शायद जो वेट होगी वो इसको नीचे की तरफ खिसका देगी, नीचे की तरफ खिसकाएगी, मतलब नीचे की तरफ ये जाना चाहता है ब्लॉक। ओके, और सेकंड केस जो होगा, ये फोर्स इतना ज्यादा होगा कि ये जो ब्लॉक है इस फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करना चाहता है। तो दो कंडीशन हो सकती है, हम दोनों कंडीशन को एनालाइज करेंगे। सो नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली जो मैं आपको कह रहा हूं। सो सबसे पहले बात करेंगे केस 1 की। केस 1 में हम मान के चलते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर mg की वजह से ये ब्लॉक नीचे की तरफ खिसकना चालू हो सकता है। ठीक है, क्योंकि mg फोर्स थोड़ा ज्यादा होगा जिसकी वजह से ये ब्लॉक क्या करेगा, नीचे की तरफ स्लाइड करना चालू कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर जब हम बात करेंगे दैट इफ दिस इज अ ब्लॉक, ओके, जिसका मास कितना है m है, तो ऑब्वियसली वेट जो होगा वो कितना होगा, 100 न्यूटन का वेट होगा, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n लग जाएगा। दिस इज द फोर्स F जो आपने वहां पर अप्लाई किया है। ओके, और यहाँ पर इफ दिस ब्लॉक वांट्स टू गो डाउनवर्ड, मीन्स ये ब्लॉक नीचे की तरफ अगर स्लाइड करता है या फिर स्लाइड करने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ स्लाइड तो कर नहीं रहा है, ऑब्वियसली नीचे की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगी वो इस डायरेक्शन में लग जाएगी जो उसकी मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज केस 1। इन केस 2, केस टू में क्या हो जाएगा दैट इफ दिस इज अ ब्लॉक, सब कुछ सेम होगा, लाइक दिस इज 100 न्यूटन, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन अभी ब्लॉक इस फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो जब ब्लॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये केसेस है हमारे पास, लेकिन हमें पता है ब्लॉक स्टेशनरी है, ब्लॉक रेस्ट पे है, ब्लॉक इज एट रेस्ट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव्ड है। इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसके बराबर है, अप्लाइड फोर्स के बराबर है।
और यहाँ पर जब आप देखोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स यहाँ पर किसके बराबर हो गए, 100 न्यूटन की जब हम कंपोनेंट्स बनाएंगे उसको रिजॉल्व करेंगे तो उसके इक्वल हो गए। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर जो 100 न्यूटन है इसको रिजॉल्व करते हैं। आई विल कंसिडर दिस एज माई एक्स एक्सिस एंड दिस एज माई वाई एक्सिस। ठीक है, तो 100 न्यूटन जो है इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया, वन अलोंग दिस लाइन एंड अनदर अलोंग दिस पार्ट। So this one will be 100 cos 37 and this one will be 100 sin 37. Same for this part, यहाँ पर भी इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया वन along this line. So this is 100 cos 37 and this one will be 100 sin 37 like this. तो जब यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट सबसे पहले n नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू 100 cos 37. So 100 cos 37. So 100, what is the value of cos 37? It is 4 by 5, 1 जा 20 जा, तो 20 into 4 कितना हो गया, 80 न्यूटन। तो ये n का वैल्यू आ गया। उसके बाद हम फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू एस एन, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो म्यू एस का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0.2, तो 0.2 n का वैल्यू कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो ये हो गया 16 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स है। ओके, तो कम बैक ओवर हियर, सो आई विल राइट डाउन दैट F plus capital F is equals to 100 sin 37। तो जो F है यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, 16 न्यूटन प्लस कैपिटल F नहीं पता, 100 sin 37 का वैल्यू कितना होगा, इट इज 3 by 5। सो 1 जा 20 जा 20 into 3 comes out to be 16 न्यूटन। सो दैटफॉर F का जो वैल्यू है 60 माइनस 16 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 44 न्यूटन। सो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स कितनी आ रही है, 44 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर सकते हो। चलो सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में भी n का वैल्यू तो सेम होगा, 100 cos 37 दैट इज 80 न्यूटन, तो वो चीज़ नहीं निकालेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम होगा, म्यू एस एन दैट इज 16 न्यूटन, तो वो भी नहीं निकालेंगे। सिर्फ यहाँ पर हम न्यूटन्स की लॉ लगा देंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो F इज इक्वल्स टू F प्लस 100 sin 37। सो F प्लस 100 sin 37। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? F की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 16 न्यूटन प्लस 100 sin 37 का वैल्यू 3 by 5, 1 जा 20 जा 20 into 3 comes out to be 60, 60 plus 16 comes out to be 76 न्यूटन। तो इतनी फोर्स आपको यहाँ पर लगानी है। तो मतलब आप कोई भी फोर्स लगा सकते हो, लाइक 44 न्यूटन से लेकर 76 न्यूटन के बीच में आपका जो फोर्स लगा रहे हो अप्लाइड फोर्स, वो उनके बीच में होना चाहिए। सो अप्लाइड फोर्स जो है वो 44 न्यूटन से 76 न्यूटन के बीच में होना चाहिए, तभी आपकी ये कंडीशन क्या होगी, अचीव होगी। So please copy down this question, then we move to the next one. So let's move to the next question. So the next question is, let me open the question. Yeah. So a 5 kg block is projected upward with an initial speed of 10 meter per second from the bottom of a plane inclined at 30 degree with the horizontal. The coefficient of kinetic friction between the block and the plane is 0.2. Sub question A, how far does the block move up the plane? Sub question B, how long does it move up the plane? And sub question C, after what time from its projection does the block again come back to the bottom, with what speed does it arrive? तो मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं कि ये ब्लॉक है, इसको इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है लाइक दिस। तो हमारा क्वेश्चन ही ये है, सबसे पहला सब क्वेश्चन, कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब कितना ऊपर तक ट्रेवल कर चुका है। सब क्वेश्चन भी, जहां तक भी ट्रेवल उसने किया है वहां तक पहुंचने में उसने कितना टाइम ले लिया। ओके, एंड सब क्वेश्चन सी, जब ब्लॉक ऊपर गया तो ऑब्वियसली उसकी वेट से वो वापस से नीचे आएगा, तो ये पूरी जर्नी के लिए उसने टाइम कितना ले लिया ये पता करना है। और जब वो नीचे आया तब उसकी वेलोसिटी क्या है ये भी पता करना है। ओके, तो सब क्वेश्चन सी में दो चीजें पता करनी, तो ये आपका क्वेश्चन है। सो लेट्स एनालाइज दिस वेरी क्विकली। सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी एफबीडी। सबसे पहले आप एफबीडी बना दो। सो व्हेन यू मेक द एफबीडी लाइक दिस, इसका सबसे पहले खुद का वेट दैट इज mg, मास कितना है 5, तो वेट हो जाएगा 50 न्यूटन, है ना। और उसके बाद यहाँ पर है इसके पास नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n। इफ ब्लॉक इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा, तो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर देखोगे, अच्छा ये ब्लॉक के पास देर विल बी द रिटार्डेशन। ब्लॉक के पास क्या होगा, ऑब्वियसली रिटार्डेशन होगा, ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी। अच्छा, रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ पर होगी, वी नो दैट जो भी ब्लॉक की डायरेक्शन होगी रिटार्डेशन की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी। सो मीन्स यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये रिटार्डेशन की डायरेक्शन
लाइक दिस, लेट्स से रिटार्डेशन इज ए, लेट्स से रिटार्डेशन इज ए। ओके, तो यहाँ पर 50 को रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, लाइक से इफ दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिजॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 50 cos 30 एंड दिस वन विल बी 50 sin 30। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस चीज को रिजॉल्व करूंगा। तो जब आप देखोगे यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया 50 cos 30, तो cos 30 का वैल्यू हमें पता है √3/2 एंड 50 √3/2 करोगे तो 25 √3 न्यूटन आ जाएगा। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ n। फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, इट इज म्यू के, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू के, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है 0.2, 0.2 मीन्स 1/5, सो इंटू 25 √3। ठीक है, सो 5 1 जा 5 5 जा, तो ये हो गया 5 √3 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। यहाँ पर अभी हम बात करेंगे दैट टोटल नेट फोर्स कितनी है इन द एक्स डायरेक्शन, दैट इज F प्लस 50 sin 30, न्यूटन की लॉ लगा देंगे, विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितनी है 5 और एक्सेलरेशन A। F का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 √3 प्लस 50 sin 30 का वैल्यू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 5A, सो 1 जा 25 जा, सो ये हो गया 5 √3 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 5A। तो A का वैल्यू जो भी आएगा आपको वो कितना आएगा √3 प्लस 5, है ना, √3, 5 से मैंने थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड करा दिया। ठीक है, सो √3 प्लस 5, √3 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है 1.732, तो जब उसको 5 के साथ ऐड करोगे तो 6.732 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज द एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया। नाउ वी विल सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एस की वैल्यू क्या होगी हम ये पता करेंगे। सो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन लेंगे। ओके, तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बोलता है, दैट v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, वी नो दैट, है ना। जब ब्लॉक इस पॉइंट पे पहुंच गया तो इस पॉइंट पे उस ब्लॉक के पास फाइनल स्पीड कितनी थी, 0 थी, तो फाइनल स्पीड 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, इनिशियल स्पीड 10 है, तो 10 मैंने पुट कर दिया प्लस 2, बिकॉज ए इज द रिटार्डेशन, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू लेंगे विथ माइनस साइन, -6.732 इंटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया, और ये पूरे सेक्शन को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, सो 2 इंटू 6.732 S इज इक्वल्स टू 100, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा 100/2 इंटू 6.732 विच इज नथिंग बट व्हाट 50/6.732, तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी आपकी। तो लेट मी सी, जस्ट मिनट, इसको सॉल्व करते हैं हम। 50 डिवाइड बाय 6.732, सो इट कम्स आउट टू बी 7.43, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी है 7.43 मीटर का आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल डू द नेक्स्ट वन। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम पता करेंगे, सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द टाइम। सो लेट मी रब दिस पार्ट, या इसका ज़रूरत नहीं है हमें। सो मुझे टाइम पता करना है, सब क्वेश्चन बी, कि जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो कितने टाइम में पहुंचा। सो देयरफॉर आई विल यूज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हमें पता है फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड 10 है, और एक्सेलरेशन 6.732, क्योंकि रिटार्डेशन तो माइनस साइन के साथ लेंगे, 6.732 इंटू टी, करेक्ट। सो यहाँ पर जो टाइम आएगा वो कितना हो जाएगा 10/6.732, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम। तो ये यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे, सो 10 डिवाइड बाय 6.732, सो इट कम्स आउट टू बी 1.48, तो हमें टाइम कितना आ रहा है 1.48 सेकेंड्स। तो इतना टाइम लग गया ब्लॉक को कहाँ तक पहुंचने के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए। अभी नाउ क्लास रिमेंबर, हमें क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट टाइम, ये जो कैपिटल टी है कौन सा टाइम है, दिस इज द टाइम फॉर द एंटायर जर्नी। तो मतलब अभी ब्लॉक नीचे आएगा आपका, अभी ब्लॉक नीचे आएगा। जब ब्लॉक नीचे आएगा तो यहाँ पर जब आप इसकी एफबीडी बनाओगे तो ये इसका खुद का वेट दैट इज 50 न्यूटन, और यहाँ पर इसका नॉर्मल रिएक्शन दैट इज एन। फ्रिक्शनल फोर्स, इस बार ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर लगेगा, इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स F, है ना। और यहाँ पर जब आप देखोगे 50 को रिजॉल्व करोगे इनटू टू कंपोनेंट्स, सो दिस विल बी 50 cos 37, सॉरी नॉट 37, इट इज 30, एंड नेक्स्ट इज 50 sin 30, नेक्स्ट इज 50 sin 30, एंड ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन a। इस बार एक्सेलरेशन होगा, ब्लॉक की स्पीड बढ़ेगी, ओके, तो ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा विद एन एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पर जब हम नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 50 sin 30, दिस वन माइनस F, which is equals to mass into acceleration, mass is 5,
एंड एक्सेलरेशन इज ए। तो 50 साइन 30, साइन 30 का वैल्यू हाफ, 50 का हाफ कितना हो जाएगा 25। एफ का वैल्यू कितना हमारे पास, एफ का वैल्यू है 5√3। सो 5√3 इज इक्वल्स टू 5a। तो यहाँ पर मैं एंटायर इक्वेशन को 5 से डिवाइड करा दूंगा तो a कितना आ जाएगा 5 माइनस √3। so that is the value of a 5 minus √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें a का वैल्यू आ गया। सो फॉर द नेक्स्ट सिनारियो हमारे पास a का वैल्यू है। सो लेट मी रब दिस पार्ट, इसका जरूरत नहीं है अभी हमें। ओके चलो हमारे पास a का वैल्यू है, a का वैल्यू है 5 माइनस √3। यहाँ पर जब ये ब्लॉक इस पोजीशन से बॉटम तक आएगा तो इस पोजीशन पे ब्लॉक के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ब्लॉक के पास इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, है ना। नीचे आते आते तक उसके पास कोई फाइनल वेलोसिटी होगी लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन हमें पता है डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ब्लॉक के पास 7.43 का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन कितनी है 5 माइनस √3 की एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, हम सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा देंगे, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू 0, कुछ मत देखो, सो देयरफॉर एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 7.43 विच इज इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है 5 माइनस √3 इंटू टी स्क्वायर। ओके इसको T1 ले लेते हैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन। दिस इज T1। T1 क्या है, T1 इज द टाइम टेकन फॉर द ब्लॉक टू रीच फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। ओके आई राइट डाउन T1, जैसे कि यहाँ पर ये पोजीशन B है और ये पोजीशन A है। T1 इज द टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच फ्रॉम B टू A, B से A तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे T1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7.43 अपॉन 5 माइनस √3 और इसका मुझे क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ T1। तो लेट मी सॉल्व दिस इक्वेशन। सो इट कम्स आउट टू बी 2.13। या तो कितना आ रहा है ये 2.13 सेकेंड्स आ रहा है हमें। ठीक है, सो व्हेन यू ऐड देम दिस टाइम एंड दिस टाइम तो आपको कितना मिलेगा 1.48 प्लस 2.13। ओके सो इट विल बी 3.61 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना लग गया हम लोग को 3.61 सेकेंड्स का हमें टोटल टाइम लग गया। ओके आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। सो व्हेन यू मूव अहेड, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। नीचे पहुंचते तक उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की कितनी थी 0 थी। सो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन कितना है 5 माइनस √3। सो 5 माइनस √3 और नीचे पहुंचने तक उसको कितना टाइम लग गया 2.13 का। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड वी विल चेक आउट के आंसर क्या आ रहा है। सो आंसर कम्स आउट टू बी 6.96। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 7 ले लेंगे। सो 7 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। So in this way you need to do this problem. So please copy down this, then we'll do the next one. Here we are with our next question. So let me read the question for you guys. Yeah. So the question is a block of mass m is equals to 10 kg is placed on an inclined plane, inclined at an angle theta is equals to 37 degree with horizontal. The coefficient of friction between the block and the incline is 0.5. Sub question A, calculate the acceleration of the block when it is released. Sub question B, now a force F is equals to 75 Newton is applied on the block as shown. Find out the acceleration of the block if the block is initially at rest. Sub question C, in case B, how much force should be added to 75 Newton force so that the block starts to move up the incline. And sub question D, in case B, what is the minimum force by which 75 Newton force should be replaced with so that the block does not move. Fine. So very interesting question. सो एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा और उनके सॉल्यूशंस बताऊंगा। सबसे पहले सब क्वेश्चन ए में, जब ब्लॉक को मैंने यहाँ पर इनिशियली इस कंडीशन में रखा है तो ऑब्वियसली ब्लॉक अपनी वेट की वजह से हो सकता है कि स्लाइड करना चालू कर दे। तो जब वो स्लाइड करना चालू कर देगा तो उस वक्त आपको पता नहीं कि एक्सेलरेशन कितना है, तो हम वही फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले वी विल ट्राई टू एनालाइज द सब क्वेश्चन ए।
तो यहाँ पर ये हमारा ब्लॉक है, इसकी खुद की वेट कितनी हो जाएगी, मास 10 kg, तो वेट हो गया इसके पास 100 न्यूटन का वेट हो गया। नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगा, एन हो जाएगा। इस वेट की वजह से ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो पीछे की तरफ लग जाएगा। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर ब्लॉक के पास वेट 100 न्यूटन है, इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पर मैंने इसको एक्स ले लिया और इसको हमने वाई ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको रिजॉल्व कर लिया, वन अलोंग दिस लाइन एंड वन अलोंग दिस पार्ट। तो यहाँ पर 37 एंगल है ना, तो ये हो गया आपका 100 कॉस 37 और ये आपका हो गया 100 साइन 37, ठीक है। एंड वी विल से दैट द ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ पर हमें पता है नेट फोर्स एक्स एक्सिस पे लगा देंगे, तो नेट फोर्स एक्स एक्सिस पे लगा दोगे तो क्या मिलेगा, 100 साइन 37 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 10 है और एक्सेलरेशन ए, सो 10 है, ठीक है। अभी नेट फोर्स लगा दो इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन पे नेट फोर्स लगा दोगे तो एन का वैल्यू क्या मिलेगा, 100 कॉस 37, क्योंकि हमें पता है ये ब्लॉक वाई डायरेक्शन पे मूव नहीं करने वाली, तो वाई डायरेक्शन के लिए ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है तो हमें पता है दैट अपसाइड फोर्स इज इक्वल टू डाउन साइड फोर्स। तो एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू हो गया 100 कॉस 37 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 37, इट इज 4/5, 5 1 जा 20 जा, तो ये हो गया हमारे पास 80 न्यूटन। तो एन का वैल्यू 80 न्यूटन आ रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे, फ्रिक्शन होता है म्यू एन, म्यू का वैल्यू कितना है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, 0.5 कैन बी रिटन एज 1/2, है ना, 1/2 0.5 एक ही चीज होती है। एंड नॉर्मल रिएक्शन 80 न्यूटन, सो 1 जा 40 जा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स 40 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। यही फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ पर डालूंगा तो हमें आंसर क्या आएगा, 100 साइन 37 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है 40 न्यूटन which is equals to 10a. So 100, what is the value of sine 37, 3/5 minus 40 which is equals to 10a. 5 ones are 20 is 20 into 3 comes out to be 60, 60 minus 40 is equals to 10a. तो ये कितना हो गया 20 which is equals to 10a, 0 0 get cancel, so a का वैल्यू आ रहा है हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So we got the first answer that acceleration comes out to be 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इन्होंने क्या बोला है इन द नेक्स्ट, इन्होंने दूसरा डायग्राम भी बनाया है। सेकेंड डायग्राम में क्या बोला है दैट हमने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया, F इज इक्वल्स टू 75 न्यूटन का मैंने एक फोर्स अप्लाई किया। जब मैंने ये फोर्स अप्लाई किया तो उस वक्त बताओ ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन कितना है, ये हमें पूछा गया है, उस वक्त ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन ए इज द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले क्लास हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट फ्रिक्शनल फोर्स को थोड़ी देर के लिए, मतलब मान लो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, सबसे पहले आप पता करो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब इस ब्लॉक को मूव करवाने वाले क्या फोर्सेस है, इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए कौन से फोर्सेस जिम्मेदार है, ठीक है। तो लेट मी रब दिस पार्ट, या तो फ्रिक्शनल फोर्स हम लिख देते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स हमें 40 न्यूटन आ रहा था, ताकि हमें फिर से कैलकुलेट ना करना पड़े। फ्रिक्शनल फोर्स हमें 40 न्यूटन आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ओके, अभी यहाँ पर मतलब मान लो ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ये फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे आप इस ब्लॉक को देखोगे ना, मैं फिर से डायग्राम बना लेता हूँ आपके लिए। ये ब्लॉक है, आपने यहाँ पर एक फोर्स लगाया है 75 न्यूटन का, ठीक है। इसका खुद का वेट था 100 न्यूटन का, और यहाँ पर इसको हमने रिजोल्व किया था, वन इज 100 कॉस 37 एंड अनदर इज 100 साइन 37, और दूसरा हो गया नॉर्मल रिएक्शन एन। तो आप जब ड्राइविंग फोर्स देखोगे तो सबसे पहले 100 साइन 37 को हम कैलकुलेट करेंगे, तो 100 साइन 37 का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज 100 इंटू साइन 37, 3/5 1 जा 20 जा 20 इंटू 3 कम्स आउट टू बी 16 न्यूटन। अरे 16 न्यूटन की ड्राइविंग फोर्स है, मतलब 60 न्यूटन का फोर्स कहाँ पर है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड 75 न्यूटन का जो फोर्स है वो कहाँ पर है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। 75 न्यूटन का जो फोर्स है वो कहाँ पर है, इन द अपर डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्लास हमें पता है 60 न्यूटन यहाँ पर, 75 न्यूटन यहाँ पर, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स इज 15 न्यूटन, और डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स कहाँ पर होगा, ऊपर की तरफ होगा। अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ खिसक रही है तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कहाँ पर लगेगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउन द इंक्लाइन, है ना, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक की मोशन को अपोज करेगा, तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो इससे समझ में आता है कि ये हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है। चलो, ड्राइविंग फोर्स क्योंकि ऊपर की तरफ था इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर लगा, नीचे की तरफ।
तो ये समझ में आता है हम लोग को। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर, क्लास लिसन इट केयरफुली। यहाँ पर ऐसे मान के चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ए है, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, विद एन एक्सेलरेशन ए। सो इफ यू विल सी, यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ प्लस 100 साइन 37 कैलकुलेट करो। एफ प्लस 100 साइन 37 कितना होगा, एफ का वैल्यू कितना है 40, और 100 साइन 37 कितना था, 100 साइन 37 का वैल्यू है 3/5, सो 1 ज़ा 20 ज़ा 20 इंटू 3 कम्स आउट टू बी 60, तो 100 न्यूटन का फोर्स है इन द लेफ्ट डायरेक्शन। और मुझे बताओ राइट की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 75 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शनल फोर्स अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंचा ही नहीं है, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स अपनी 40 न्यूटन की वैल्यू तक पहुंचा ही नहीं है। ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, देखो बच्चों हमें पता चल गया कि ड्राइविंग फोर्स जो है, हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, दैट ड्राइविंग फोर्स जो हमारा था वो 15 न्यूटन का था। रिजल्टेंट फोर्स 75 साइन 37 का, कहाँ पर, ऊपर की तरफ। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 40 न्यूटन। मतलब अगर ब्लॉक को मूव करना है, अगर ब्लॉक को मूव करना है तो इसके पास ड्राइविंग फोर्स 40 न्यूटन से ज्यादा होनी चाहिए थी, है ना, 40 न्यूटन से ज्यादा होनी चाहिए थी। ड्राइविंग फोर्स कितनी है, 15 न्यूटन। मतलब दिस फोर्स इज नॉट इनफ फॉर द ब्लॉक टू मूव, ये फोर्स ब्लॉक को मूव नहीं करवा सकता। तो इसके लिए सेकंड केस में एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, दैट एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द सेकंड केस। अभी इन्होंने सब क्वेश्चन सी में क्या पूछा है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कम से कम मैं इस ब्लॉक को कितना, और ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक पे जो फोर्स एफ लगा रहा हूँ 75 न्यूटन, इस फोर्स में कितना फोर्स में ऐड करूं, कितना फोर्स में ऐड करूं जिसकी वजह से ये ब्लॉक मूव करना चालू कर दे। दैट इज माई सब क्वेश्चन सी। तो जब आप सब क्वेश्चन सी को देखोगे तो हमारे पास, क्लास लिसन, चलो मैं ऐसा मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने कितना फोर्स ऐड किया, एफ प्लस डेल्टा एफ का फोर्स ऐड किया। डेल्टा एफ इज माई दैट फोर्स, एडिशनल फोर्स, डेल्टा एफ माई एडिशनल फोर्स, हमने इतना फोर्स को ऐड किया। ठीक है, तो बच्चों अभी ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा, पहले मेरे को ड्राइविंग फोर्स बताओ। ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स आपका होगा एफ प्लस डेल्टा एफ माइनस 100 साइन 37, ये आपका ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा ना। ये देखो एफ प्लस डेल्टा एफ, यहाँ पर 75 न्यूटन में आप डेल्टा एफ ऐड कर दो, 75 ये आपका एफ है, एफ प्लस डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू 100 साइन 30, एफ प्लस डेल्टा एफ माइनस 100 साइन 37। फ्रिक्शनल फोर्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो यहाँ पर जो आपका फोर्स है, एफ की वैल्यू कितनी है 75 प्लस डेल्टा एफ, 100 साइन 37 का वैल्यू 60, तो यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा एफ प्लस 15, 75 माइनस 16 कम्स आउट टू बी 15, डेल्टा एफ प्लस 15 हो गया। ये हमारी ड्राइविंग फोर्स है, ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी इस ब्लॉक को ऊपर तक खिसकाने में। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखोगे क्लास, अगर इस ब्लॉक को मूव करना है, इस ब्लॉक को मूव करना है, तो आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि कितना है 40 न्यूटन। तो ये आपका ड्राइविंग फोर्स 40 न्यूटन का कम से कम होना चाहिए, तभी ये ब्लॉक मूव करेगा। सो डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू 40 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन। 25 न्यूटन की फोर्स तो कम से कम देनी पड़ेगी उसको, तभी ये ब्लॉक मूव करेगा। तो इसी के साथ हमने सब क्वेश्चन सी बनाया। नाउ वी विल सी द सब क्वेश्चन डी। सब क्वेश्चन डी में क्या है, क्लास ध्यान से सुनो। अभी ये ब्लॉक जो है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब मान लो 75 न्यूटन का फोर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली ये जो 75 न्यूटन का फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो ये ब्लॉक अपनी वेट की वजह से नीचे आएगा, ये ब्लॉक अपनी वेट की वजह से क्या होगा, नीचे आएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हम कितनी मिनिमम फोर्स उसको दे, हम कितनी उसको मिनिमम फोर्स दे उसको, ताकि इस ब्लॉक की मोशन को हम क्या करें, अपोज कर सके, उसको रोक सके, है ना। तो हमें कम से कम हमें फाइंड आउट करना है कि हम कितनी, तो हमें फाइंड आउट करना है कि हम कितनी फोर्स दे जिसकी वजह से ब्लॉक रुक जाए। तो क्लास सबसे पहले अभी ध्यान से देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना अभी। या तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, दैट ये जो ब्लॉक है ना, ये अब यहाँ पर इसका जो वेट है दैट इज 100 न्यूटन, एंड दिस इज 100 cos 37 एंड दिस वन इज 100 sin 37,
तो ये ब्लॉक 100 साइन 37 की वेट की वजह से नीचे मूव करना चालू करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर लगेगा, एफ इन द अपर डायरेक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन है आपका। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस ब्लॉक के ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स एफ मिनिमम कितना लगाऊं जिसकी वजह से ब्लॉक मूव ना करे। ठीक है, अगर ब्लॉक मूव नहीं करेगी तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी ब्लॉक की, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो हमें पता है all the forces on the positive x-axis is equals to the all the forces on the negative x-axis. So therefore I will write down F plus F minimum is equals to 100 sin 37, है ना। तो F minimum का वैल्यू कितना मिलेगा, F minimum comes out to be 100 sin 37 minus F। तो यहाँ पर 100 sin 37 हमें पता है 60 होता है, F की वैल्यू कितनी है 40, तो 60 minus 40 comes out to be 20 Newton. So that is your answer. So please copy down this, then we'll do the next one. Class, let's move to the next question. So let me open the question. Yeah, so the question is two blocks capital M and small m are arranged as shown in the figure. If capital M is equals to 50 kg, then determine the minimum and maximum value of mass of the block small m to keep the heavy block M stationary. तो मतलब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम टू कीप द हैवी ब्लॉक एम स्टेशनरी। इसको जगह पे रोके रहने के लिए हमें फाइंड आउट करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिमम वैल्यू की। क्लास, अगर एम का वैल्यू मिनिमम होगा, कम होगा, तो ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगी बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, और एम क्या करेगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा अगर एम का वैल्यू मिनिमम होगा। नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, ओके। इफ एम का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा और ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे पास दो केसेस है, एक तो एक के फर्स्ट केस क्या हमारे पास फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम, एंड अनदर केस क्या है फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर फर्स्ट फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। एम की वैल्यू मिनिमम होने की वजह से कैपिटल एम कहाँ पर मूव करेगा, जो ये वाली ब्लॉक है वो नीचे की तरफ स्लाइड करना चालू करेगी। तो जैसे ही नीचे की तरफ स्लाइड करना चालू करेगी फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर लग जाएगा, इन द अपर डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, फ्री बॉडी बना देते हैं। सो मास कितना है 50 kg, जिसकी वजह से इसकी वेट बन गई 500 न्यूटन, है ना। यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N, और ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना चाहती है। ठीक है, मतलब इस ब्लॉक को नीचे की तरफ स्लाइड करना है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा। तो जब आप बात करोगे 500 को रिजॉल्व करोगे, सो दिस विल बी 500 cos 37 एंड दिस वन विल बी 500 sin 37, करेक्ट है ना। तो ये ब्लॉक हमारी जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, रेस्ट पे रखने बोला है। देयरफॉर आई विल राइट डाउन इट इज 500 sin 37 इज इक्वल्स टू t प्लस f। यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n कम्स आउट टू बी 500 cos 37। तो 500, what is the value of cos 37? We know that it is 4 by 5, so 1s are 100s are, so it comes out to be 400 Newton. And frictional force, ये क्योंकि रुका हुआ है तो ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज 0.6 इंटू 400, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 240 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब मैं ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा तो देखो टेंशन कितना आ रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन, इट इज 500 sin 37 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। So 500, what is the value of sin 37? It is 3 by 5 minus frictional force 240. 5 ones are 100s are 100 into 3 comes out to be 300 minus 240 which is equals to 60 Newton. तो 60 न्यूटन का टेंशन डेवलप हो गया। इफ दिस टेंशन इज 60 न्यूटन, तो यहाँ पर देख लो ये हमारा एक ब्लॉक था जिसका खुद का वेट दैट इज mg, और यहाँ पर टेंशन था T। ये ब्लॉक क्योंकि मूव नहीं कर रहा, पूरा कंडीशन रेस्ट पे है, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट T इज इक्वल्स टू mg। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T, इट इज 60 न्यूटन, सो 60 इज इक्वल्स टू m एंड द वैल्यू ऑफ g इज 10। 0 0 गेट कैंसिल, तो मास का वैल्यू कितना आ रहा है 6 kg। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास, मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है 6 kg। कम से कम इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाइन। तो ये पार्ट हमने एनालाइज किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। एम की वैल्यू मैक्सिमम होने की वजह से ये ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा और ये ब्लॉक अप द इंक्लाइन जाएगा। तो जब ये ब्लॉक अप द इंक्लाइन जाने की कोशिश करेगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर, सी दिस इज अ ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर लग जाएगा, लेफ्ट में लग जाएगा। दिस इज द टेंशन T इन द स्ट्रिंग,
वेट कितना है इसका 500 न्यूटन, और यहाँ पर हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो अभी इसी 500 न्यूटन को हमने रिजॉल्व कर दिया इन दिस वे, दैट इज 500 cos 37 and this one is a 500 sin 37। एन हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, एन हमने कैलकुलेट कर रखा हुआ है 400, फ्रिक्शनल फोर्स भी हमने कैलकुलेट करके रखा है 240 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास है 240 न्यूटन। अब क्योंकि हमें पता है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, so therefore all the forces on the positive x-axis and all the forces on the negative x-axis will be equal. So T is equals to F plus 500 sin 37. See, T is equals to F plus 500 sin 37. What is the value of F? It's 240 plus 500 sin 37 का value 3/5. So ones are hundreds are, so 3 into 100 comes out to be 300. 300 plus 240 comes out to be 540. तो 540 न्यूटन का टेंशन है। यही टेंशन जब हम इस ब्लॉक को बनाएंगे, दिस ब्लॉक whose mass is m, weight mg, tension T in the string in the upper direction, block is at rest condition, तो टेंशन किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल होगा। So therefore tension T is equals to mg. What is the value of tension? It is 540 which is mg का value 10, 0 get cancel, तो मास कितना आ गया? The maximum value of mass comes out to be 54 kg। तो मिनिमम वैल्यू हमें कितना आ रहा है 6 kg, और मैक्सिमम वैल्यू हमें कितना आ रहा है 54 kg। So please copy down this, then we do the next one. The next question. So let me open the question. Yeah, so the question is block A of mass m and block B of mass 2m are placed on a fixed triangular wedge by means of a light and inextensible string and a frictionless pulley as shown in the figure. The wedge is inclined at 45 degrees to the horizontal on both sides. The coefficient of friction between the block A and the wedge is 2/3 and that between the block B and the wedge is 1/3. If the system of A and B is released from the rest, then find subquestion A the acceleration of A, subquestion B the tension in the string, and subquestion C the magnitude and the direction of the frictional force acting on A। तो ये सारी चीजें पता करनी है। तो क्लास सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ब्लॉक ए पे एज वेल एज ब्लॉक बी पे। तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए हमें सबसे पहले अज्यूम करना पड़ता है कि देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब सारी सरफेसेस स्मूथ है। अगर ये सारी सरफेसेस स्मूथ है, ऑब्वियसली बी का मास ज्यादा है 2m एज कम्पेयर टू मास ऑफ ए, तो बी वाला जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा और ए वाला ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा। तो ऑब्वियसली हमें पता है फ्रिक्शन क्या करता है, इनको रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बी वाला जब ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग जाएगा? अप द इंक्लाइन। और यहाँ पर जब ए वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर लग जाएगा? डाउन द इंक्लाइन। तो ये चीज हमें पता चल गई। चलो अभी हम बात करेंगे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है एज वेल एज या वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है। पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा होगा एफबीडी बनाना। तो चलो एफबीडी बनाएंगे हम सबसे पहले। दैट दिस इज ब्लॉक ए जिसका वेट है mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड ऊपर की तरफ टेंशन T इन द राइट डायरेक्शन, करेक्ट। और इस ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। तो जब आप देखोगे दिस mg गेट्स रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, दैट इज mg cos 45 एंड दिस वन विल बी mg sin 45, है ना? क्लियर? ओके, तो अब ब्लॉक बी की बात करेंगे। अगर ब्लॉक बी की हमने बात की, सपोज दिस इज ब्लॉक बी, इसका खुद का वेट दैट इज m 2mg विच इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। अच्छा रिजॉल्व बाद में करते हैं, पहले नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर मैंने n1 ले लिया, टेंशन T इन द स्ट्रिंग, ये ब्लॉक क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा, सो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। या तो 2mg को रिजॉल्व करेंगे। सो 2mg को जब हमने रिजॉल्व किया इनटू टू डायरेक्शन, यू कैन से दिस इज 2mg, सो ये पार्ट हो गया हमारा 2mg cos 45 और ये पार्ट हो गया आपका 2mg sin 45, करेक्ट। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है n का वैल्यू कितना है, n इज इक्वल्स टू mg cos 45, दैट इज mg बाई रूट 2 cos 45 का वैल्यू। फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स F1, इसको F1 ले लेते और इसको F2 ले लेते, दिस टू आर द टू डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो F1 का वैल्यू क्या होगा? इट इज म्यू इनटू n। व्हाट इज म्यू? between the block A and the surface it is 2/3, so 2/3 into n का वैल्यू है mg by root 2, so your answer comes out to be root 2 mg upon 3, that is the frictional force 1। let's see frictional force 2 F2। frictional force 2 कितना होगा? frictional force 2 आप देखोगे तो यहाँ पर
कितना है कोएफिशिएंट फ्रिक्शन 1/3 और नॉर्मल रिएक्शन कितना हमारे पास N1 की वैल्यू इफ यू विल सी N1 इज इक्वल्स टू 2 mg cos 45। N1 की वैल्यू 2 mg cos 45, सो ये हो गया 2 mg cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो ये हो गया आपका √2 mg। तो यहाँ पर F2 की वैल्यू जब आप पुट करोगे F2 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू N2 म्यू इंटू N1, सॉरी N1 का वैल्यू है √2 mg, तो ये हो गया आपका √2/3 mg। तो मतलब दोनों केसेस में फ्रिक्शन तो सेम ही लग रही है। गुड, ओके। तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे क्लास नाउ सी। सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्सेस हाँ इस इन ब्लॉक्स पे लग रही है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे दैट द एक्सेलरेशन, चलो यहाँ पर हम मान के चल रहे दैट दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो अवर इक्वेशन कम्स आउट टू बी 2 mg sin 45 माइनस F2 माइनस T विच इज इक्वल्स टू M2A। M2 मतलब 2m इंटू ए, मैंने यहाँ पर लगा दिया है न्यूटन की लॉ। F2 की वैल्यू है √2 mg/3, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2 mg sin 45 इज 1/√2 और यहाँ पर F2 का वैल्यू है √2 mg/3 माइनस 2ma को यहाँ पर लेके आएंगे और इस t को राइट हैंड साइड भेजेंगे। ओके, तो ये हमें कुछ टेंशन की इक्वेशन आ रही है, यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा √2, तो √2 mg हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/3 ब्रैकेट के अंदर माइनस 2ma विच इज इक्वल्स टू t। 3 माइनस 1 टेकिंग एलसीएम, 3 माइनस 1 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 2√2 mg/3 माइनस 2ma विच इज इक्वल्स टू t। ओके, अभी हम न्यूटन की लॉ यहाँ पर लगा देंगे, अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ along the incline, सो यहाँ पर आ जाएगा t माइनस mg sin 45 t माइनस mg sin 45 माइनस F1 विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना था इसका m, एक्सेलरेशन a। ओके, so therefore t is equals to mg sin 45, what is the value of F1 √2 mg/3, so putting that value √2 mg/3 plus ma, तो ये हो गया हमारा mg sin 45 का वैल्यू 1/√2, सो टेकिंग रैशनलाइज कर लेते हैं इसको, प्लस √2 mg/3 ये वाला प्लस m। सो व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन √2 mg, मैंने यहाँ से √2 mg कॉमन ले लिया इनसाइड द ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/3 प्लस m, टेकिंग एलसीएम 3 + 2 बिकम्स 5/6, तो ये हो गया हमारा 5√2 mg/6 प्लस m, तो ये इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। तो नाउ क्लास इफ यू विल सी, तो यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें मिली है। लेट मी रब दिस पार्ट। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी टेंशन इज इक्वल्स टू दिस पार्ट एंड टेंशन इज इक्वल्स टू दिस पार्ट, तो हम क्या करेंगे इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वेट करा देते हैं। सो व्हेन यू इक्वेट दिस पार्ट, सो लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, सो therefore I will write down it is 2√2 mg/3 minus 2ma which is equals to 5√2 mg/6 प्लस m, ठीक है। इस पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये हो गया 2√2 mg/3 माइनस 5√2 mg/6 इज इक्वल्स टू 3m, m एंड m गेट कैंसल आउट, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4√2 माइनस 5√2 बिकम्स माइनस √2/6 एंड g विच इज इक्वल्स टू 3a, तो यहाँ पर जब आप देखोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस √2g/6 3 ज़ा 18, तो ये कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है। बट क्लास रिमेंबर वन थिंग, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी वो गलत है, मतलब एक्चुअल डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी, है ना। एक्चुअल डायरेक्शन इस ब्लॉक की क्या होनी चाहिए थी, इट इज इन अपर डायरेक्शन, बट क्लास ऐसा नहीं है, ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स है वो नीचे की तरफ है। आप जब बी पे ड्राइविंग फोर्स देखोगे, जैसे कि हमने अज्यूम किया था कि जब यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो ये जो बी है इसका मास 2m है और इसका मास m है,
तो ऑब्वियसली बी क्या करेगा, इस ए वाली ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचेगा और बी खुद नीचे आएगा, है ना। तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी वो करेक्ट थी, हमारा आंसर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा आंसर नेगेटिव में आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं कर रहा, फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक को मूव नहीं करने दे रहा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ड्राइविंग फोर्स से ज्यादा हो गया। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स से ज्यादा हो गया। इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को मूव नहीं करने दे रहा। रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर जब हम देखेंगे कि ये पूरा ब्लॉक जो कंडीशन है ये स्टेशनरी कंडीशन है, स्टेशनरी कंडीशन तो आ गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि अभी हमें पता है एक्सेलरेशन 0 है, नेक्स्ट दैट वी नीड टू फाइंड आउट इज द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। ओके, तो हम बात करेंगे टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे कितना टेंशन है। तो नाउ सी हियर ब्लॉक बी पे अभी हम न्यूटन्स की लॉ लगा देंगे। सो therefore you can see that t plus f2, so t plus f2 is equals to 2 mg sin 45, है ना बच्चों। सो t is equals to 2 mg sin 45 का वैल्यू हमें पता है 1/√2 और f2 को वहां पर भेज दिया तो माइनस f2। एंड व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, वी नो दैट द फ्रिक्शनल फोर्स इज √2 mg/3, ठीक है। तो ये हमें कुछ वैल्यू आ रहा है, हमें फ्रिक्शन या दिस इज द वैल्यू। सो इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय √2 कर दो, ठीक है, आखिर डिनोमिनेटर बन जाए। तो ये हो गया हमारा 2√2 mg माइनस √2 mg, और यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। सो व्हाट आई विल टेक √2 mg एज कॉमन। सो √2 mg हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या मिलेगा, इफ यू टेक √2 mg या √2 mg कॉमन आपने ले लिया तो 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, सिर्फ 1 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा -1/3, 3 - 1 कम्स आउट टू बी 2। तो ये हो गया 2√2 mg/3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगी। फाइन, सो एज वी गॉट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए। जैसे कि हमें पता है ये ब्लॉक ए है, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स फिर कितना एग्जिस्ट करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए, और फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन तो पहली बार लेफ्ट की तरफ होगी। आई विल राइट डाउन दैट F1 प्लस mg sin 45 प्लस इसके पहले जो हमने फ्रिक्शनल फोर्स निकाला था वो लिमिटिंग फ्रिक्शन था। अब क्योंकि ये ब्लॉक्स मूव नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली जो ये फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के कम भी हो सकता है। ओके, इसके लिए हमें इन्होंने फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करने बोला है। सो m1 प्लस mg sin 45 इज इक्वल्स टू टेंशन T। So therefore F1 plus what is the value of M, ठीक है चलो, mg sin 45 का वैल्यू 1/√2 और टेंशन कितना आ रहा है हमें 2√2 mg/3। सो 2√2 mg/3, therefore F1 का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 2√2 mg/3 माइनस mg/√2, टेकिंग इसको रैशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से फिर √2 mg कॉमन ले लो, तो √2 mg मैंने कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ पर क्या मिला 2/3 और यहाँ पर 1/2, या सो 2 2 4, 3 1 3, सो 4 - 1 सॉरी 4 - 3 बिकम 1, 1/6। तो हमारा आंसर आ रहा है √2 mg/6, ठीक है, क्लियर। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल डू द नेक्स्ट वन। So let's do the last question for the day. So the question is, a packet is dropped from the rest onto a conveyor belt which is running with a velocity v. If the coefficient of kinetic friction between the package and the belt is mu, find the sub question A maximum distance of sliding of the packet relative to the ground as well as to the belt, and sub question B time of relative sliding of the packet. Okay, मतलब कैसे हो रहा है यहाँ पर, ये जो पैकेट है जिसका मास m है, इस पैकेट का मास है m, ठीक है, इसको हमने क्या किया, रेस्ट पोजीशन से हमने क्या किया, इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख दिया। तो कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये पीछे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये पीछे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगी इस ब्लॉक के ऊपर, वो कहाँ पर लग जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगी इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। इसका खुद का वेट जो होता है वो mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज m। तो यहाँ पर इफ यू विल सी बच्चों, ये जो ब्लॉक है ये पीछे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करता है, रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट,
विद रिस्पेक्ट टू दी बेल्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे दैट फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला वी नो दैट विच इज एम ए विच इज नथिंग बट म्यू एन। यही फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इस ब्लॉक को क्या कराएगा, एक्सेलरेट करवाएगा। और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करवाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा। इसकी वेलोसिटी कब तक बढ़ा देगा, जो वेलोसिटी कन्वेयर बेल्ट की होगी उतनी वेलोसिटी बढ़ा देगा। उसके बाद ये फ्रिक्शनल फोर्स डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले F इज इक्वल्स टू एम ए विच इज इक्वल्स टू म्यू एन। एन की वैल्यू क्या है, mg के इक्वल है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन एम ए इज इक्वल्स टू म्यू एन की वैल्यू कितनी है, mg। एम गेट कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, म्यू जी। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये ब्लॉक की एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे दैट सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक। जब ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो उस वक्त ब्लॉक ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की ये हमें पता करना है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कन्वेयर बेल्ट की स्पीड कितनी है, v है, तो इस ब्लॉक की फाइनल स्पीड भी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। So therefore I will write down the v square is the final speed of the block. V square is equals to u square plus 2as. Therefore v square is equals to initial speed तो 0 थी, so which is equals to 2as, है ना। और acceleration कितनी है हमारे पास, mu g, so 2 mu g into s, तो displacement कितना आ गया, displacement comes out to be v square upon 2 mu g. So that is the displacement of that block with respect to the ground. तो चलो हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल चुके हैं, अभी हम ट्राई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट निकाल सके कि कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक कितना स्लाइड हुआ, तो ये हमें पता करना है। तो क्लास सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी ना, और बेल्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, बेल्ट की इनिशियल वेलोसिटी v है। बेल्ट की इनिशियल वेलोसिटी भी v है और फाइनल वेलोसिटी भी v है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास माइनस v। तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। इसके लिए मैं आपको कह रहा था कि ब्लॉक के रिस्पेक्ट में सॉरी बेल्ट के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये पीछे की तरफ जा रहा है। सी नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ये जो ब्लॉक है ये पीछे की तरफ जा रहा है, इसके लिए मैं आपको कह रहा था। ठीक है, अब बात करेंगे दैट फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। फाइनल वेलोसिटी में ये ब्लॉक ने क्या किया, ये ब्लॉक देखो एक्सेलरेट करा है ना, एक्सेलरेट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल था। तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्सेलरेट कब तक करेगा, जब इसकी वेलोसिटी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी कन्वेयर बेल्ट के साथ मैच ना हो जाए। कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी कितनी, v है, और इस ब्लॉक की वेलोसिटी जब v हो जाएगी तो आई विल राइट डाउन दैट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, final velocity of block minus final velocity of belt. So what is the velocity of block now? Velocity of block is velocity of block is v, है ना। इस ब्लॉक की वेलोसिटी इस बेल्ट के साथ मैच हो जाएगी, माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कितना है, v है। सो v माइनस v कितना आ गया, 0। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट कितना है, 0। तो चलो हमें फाइनल वेलोसिटी भी मिल गया। अभी हम बात करेंगे दैट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बेल्ट। सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना है हमारे पास, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हमने निकाला है म्यू जी है। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बेल्ट, 0, क्योंकि बेल्ट 0 कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। बेल्ट कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट कितना आ गया, म्यू जी। चलो सारी वैल्यूज हमारे पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज द फॉर्मूला दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं, रिलेटिव मोशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो मैं यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ दैट ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, काफ़ी बड़ा इक्वेशन बन जाएगा। तो हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे। सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस v, करेक्ट। इसका हम स्क्वायर करेंगे प्लस 2। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, इट इज म्यू जी। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट s। So therefore I will write down it is v square is equals to minus 2 mu g s. So therefore the displacement comes out to be minus v square upon 2 mu g. That is the displacement of the block. Displacement of the block with respect to belt. अभी हम फाइंड आउट करेंगे टाइम। सो टाइम के लिए हम क्या इक्वेशन ले लेंगे, दैट v is equals to u plus 80. v is equals to u plus 80. So therefore
v कितना है, रिलेटिव मोशन के लिए स्टडी कर रहे हैं, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट कितनी है -v, प्लस एक्सेलरेशन कितना है μg और टाइम कितना है t। So therefore I will write down v is equals to μg into t, so therefore t का जो वैल्यू है वो कितना हो गया v upon μg। इतने टाइम के लिए ब्लॉक क्या कर रहा था, स्लाइड कर रहा था ऑन द कन्वेयर बेल्ट। So I hope you like this lecture, so please share with your friend and subscribe our channel. Thank you.